हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को देखेंगे। सबसे पहले जेरेमी बेंथम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं रिगार्डिंग हिज लाइफ। ही वाज बोर्न इन 1748 इन लंदन, इंग्लैंड। ही वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी, मतलब बचपन से ही 3-4 साल की उम्र से ही उन्होंने सीरियस किताबें रिलीजन के ऊपर, एथिक्स के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिल गया था एट द एज ऑफ 12। जिस दौर में जेरेमी बेंथम बड़े हो रहे थे इंग्लैंड के, उस दौर में वहाँ पे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का बहुत बोलबाला था। याद कीजिए, दूसरे तरफ इस वक्त कौन है? फ्रांस में रोसो हैं। रोसो के बारे में हमने देखा, वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से दुखी से हो गए थे। हर जगह रैशनैलिटी और साइंस की बातें हो रही थी। उनको लग रहा था कि ह्यूमन इमोशंस के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। तो वो तो उनका समय तो बीता है फ्रांस में और स्विट्जरलैंड में, रोसो का। लेकिन सिर्फ फ्रांस स्विट्जरलैंड में ही नहीं, पूरे यूरोप में उस वक्त साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पीक कर रहा था। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग, लॉजिक, और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बेंथम के ऊपर भी था। England was experiencing scientific revolution, so he was also impressed with the importance of scientific ideas. तो बेंथम ने अपने जीवन में हर वक्त रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन को ही इंपॉर्टेंस दिया है। अब बेंथम ने अपने जीवन का मकसद बनाया कि वो मोरालिटी को भी साइंटिफिक तरीके से डिफाइन करेंगे। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी बेंथम का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एथिक्स में भी बेंथम को पढ़ते हैं। बेंथम ने देखिए क्या अपने जीवन का मकसद बनाया, फिर से सुनते हैं। मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या होता है? बेसिस टू डिटरमाइन राइट अगेंस्ट रॉन्ग, सही और गलत के बीच की पहचान। और ये किसी साइंटिफिक टॉपिक पे नहीं, मैथ्स के किसी प्रश्न पे नहीं बात हो रही है कि 2+2=4 होगा या 5 होगा, ऐसे प्रश्नों की नहीं। एब्स्ट्रैक्ट प्रश्नों पे कि व्हाट विल बी जस्टिस। अगर एक इंसान ने अपने परिवार का पेट भरने के लिए चोरी की है, तो इस केस में ये चोरी मोरल मानी जाएगी या इमोरल मानी जाएगी? भिखारियों को भीख देना ये मोरल है या इमोरल है? इस तरीके के प्रश्न, या दूसरे शब्दों में सिंपल तरीके से कहे तो सही है या गलत है? दवाई की दुकान पे चोरी करना अपने किसी नियर डियर वन की जान बचाने के लिए, ये सही है या गलत है? इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों कहा जाता है मोरालिटी से संबंधित प्रश्न। झूठ बोलना किसी की जान बचाने के लिए, ये सही है या गलत है? इस तरह के प्रश्नों को कहा जाता है मोरालिटी से संबंधित प्रश्न। और बेंथम के ऊपर साइंस का बड़ा इन्फ्लुएंस था, एंड बेंथम वांटेड टू गिव साइंटिफिक आंसर टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोरालिटी। बेंथम को अगर आपको समझना है तो बेंथम के जीवन का मकसद समझना होगा। उनका मानना था, यहाँ पे है की आइडिया बेंथम से रिलेटेड, कि मोरालिटी टू कैन बी साइंटिफिक। In the world of morality, in the world of ethics also, we can give scientific principles जिसके बेसिस पे हम तय कर पाए कि what is right and wrong। इससे कोई एम्बिग्विटी नहीं बचेगी, कोई डाउट का स्कोप नहीं बचेगा। हम लोग तय कर पाएंगे बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के, इवन ऑन मोरल इश्यूज की what is right and what is wrong। बेंथम का मानना था कि मोरल फैसले जो हैं वो अभी तक कस्टम्स के या रिलीजन के बेसिस पे लिए जा रहे हैं। किसी धर्म में कहा गया है कि जान बचाना जरूरी है, किसी धर्म में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना है। अब रिलीजियस आइडिया जो होते हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बेंथम कहते हैं कि मोरल फैसले जो हैं वो कस्टम्स के बेसिस पे, जो हमारे समाज के अंदर प्रथा चली आ रही है उसके बेसिस पे भी मोरल फैसले लिए जाते हैं। बट कस्टम्स बहुत बार इमोरालिटी को भी प्रमोट कर बैठते हैं। जैसे एक वक्त कस्टम्स के हिसाब से सती प्रथा वाज आल्सो मोरल इन इंडिया। तो बेंथम के हिसाब से कस्टम्स और रिलीजन
should not be basis for morality. And he believed that even the questions related to morality could be answered in a very scientific manner. And in his attempt to develop scientific principles for morality, Bentham developed principle of utilitarianism. क्या है यूटिलिटेरियनिज्म, हम लोग वो देखेंगे. बेंथम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी वो है यूटिलिटेरियनिज्म. आज तक ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग. आज भी इसका इस्तेमाल होता है पॉलिसी मेकिंग में, बेंथम के द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म का. उन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म डेवलप की इन ऑर्डर टू गिव साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू morality, and then he applies his utilitarianism in the field of polity and governance. और फिर पॉलिटी और गवर्नेंस के फील्ड में भी उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं. तो बेंथम को अगर आपको समझना है तो उनका ये कोट पढ़िए. मोरालिटी शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक आइडियाज, नॉट ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक वर्च्यू. जैसे बात कर गए सोक्रेटस कि अ पर्सन शुड बी वर्चुअस, एरिस्टोटल, प्लेटो वर्चुअस. अब क्या है वर्च्यू? जेरेमी बेंथम कह रहे हैं कि क्यों ऐसी कंफ्यूजिंग बातें आप लोग कर रहे हैं. कोई कहता है, इमैनुअल कांट के बारे में कभी पढ़ेंगे, इमैनुअल कांट सेज ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी. जॉन लॉक कहते हैं नेचुरल लॉ. स्टेट ऑफ नेचर के वक्त भी जो लॉ, जो प्रिंसिपल्स लोग फॉलो करते थे, यानी कि रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसको रिस्पेक्ट करना वुड बी मोरालिटी. बेंथम कहते हैं कि दीज आर एब्स्ट्रैक्ट, कंफ्यूजिंग, इनका कोई बेसिस नहीं है. एंड बेंथम वांटेड टू डेवलप साइंटिफिक बेसिस फॉर मोरालिटी. सही और गलत के बीच की परिभाषा साइंटिफिक बेसिस पर देना चाहते थे, क्योंकि वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौर के इंसान थे. बेंथम ने फिर इन ऑर्डर टू डिफाइन हिज यूटिलिटेरियनिज्म which would be a scientific basis to distinguish between right against wrong on moral issues, उन्होंने एक किताब लिखी, सबसे महत्वपूर्ण किताब जेरेमी बेंथम की. 1789 में ये पब्लिश हुई, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. इस किताब में दो मेन बातें हैं, टू फाउंडेशंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. इस किताब में बेसिकली जेरेमी बेंथम हैज गिवन हिज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और उसमें दो मेन बातें हैं जो उनकी फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को एक्सप्लेन करता है. सो क्या है उनकी फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, वो इन दो मुख्य बातों से समझ आती है. टू फाउंडेशंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. पहला है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. एक इंसान सोचता कैसा है, कोई भी इंसान, उसके सोचने का तरीका कैसा होता है, हम लोग क्या सोचते हैं. बेंथम अपनी इस किताब की शुरुआत ही करते हैं विथ दिस स्टेटमेंट दैट नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सोवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर. तो इस स्टेटमेंट की मदद से बेंथम किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. साइकोलॉजी मतलब हमारे सोचने के तरीके को. बेंथम कहते हैं कि हर एक इंसान जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसमें दो ही चीजें वो कंसिडर करता है. उसके दिमाग में एक तराजू सी चल रही होती है, एक वेइंग मशीन चल रही होती है उसके दिमाग में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त. और उस तराजू पे वो क्या मेजर कर रहा होता है, वो दो ही चीजें मेजर कर रहा होता है कि इस एक्शन से मुझे पेन कितना मिलेगा और अल्टीमेटली प्लेजर कितना मिलेगा. क्योंकि इंसान चाहता है कि वो अपने प्लेजर को ज्यादा से ज्यादा करे और पेन को कम से कम रखे. यही दो हमारे सोवरेन मास्टर्स हैं, ऐसा कहते हैं बेंथम अपनी इस किताब की शुरुआती लाइन में. यही हमारे मास्टर्स हैं, यानी कि हमारे सारे एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं. हर एक एक्शन जो इंसान का होता है वो अपने प्लेजर को बढ़ाने के लिए और पेन को रिड्यूस करने के लिए होता है. सो बेंथम
का जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है ऑफ हिज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, इट सेज दैट एवरीथिंग दैट वी डू इज ड्रिवन बाय डिजायर फॉर प्लेजर या इंक्रीजिंग प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन, या दूसरे शब्दों में कहें तो रिडक्शन ऑफ पेन। तो ये है इंसान का सोचने का तरीका, जो उनका पहला फाउंडेशन है ऑफ हिज यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, जिसको कहा गया है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। सेकंड, ही गिव्स मोरल फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब इस आइडिया के बेसिस पे, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के ही बेसिस पे वो अपना मोरल फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म देते हैं। यानी कि मोरल फाउंडेशन का मतलब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट अगेंस्ट रॉन्ग या गुड अगेंस्ट बैड। वो कहते हैं कि कोई भी एक्शन अगर कलेक्टिवली लार्जर कम्युनिटी के लिए वो हैप्पीनेस को बढ़ाता है या प्लेजर को बढ़ाता है, और माइंड इट हम लोग आगे भी देखेंगे, यहां पे भी एक बार सुन लीजिए। बेंथम हैज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। उनके लिए दोनों एक ही चीज है। तो बेंथम कहते हैं कि अब ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन तो इंडिविजुअल के लेवल पे हमने देखा कि हर एक इंसान चाहता है कि उसका पेन कम से कम हो किसी भी एक्शन में और प्लेजर ज्यादा से ज्यादा हो। अब कोई भी एक्शन मोरल है या इमोरल है समाज के लिए, वो कैसे पता चलेगा? तो बेंथम कहते हैं कि देखना होगा कि उस एक्शन के कारण समाज में कम्युनिटी लेवल पे ओवरऑल हैप्पीनेस कितना आ रहा है और उस कारण से पेन कितना आ रहा है। एंड इफ हैप्पीनेस इज मोर देन पेन ओवरऑल, देन दैट एक्शन इज मोरल, अदरवाइज दैट एक्शन इज इमोरल। इसी कॉन्टेक्स्ट में बेंथम अपना एक फेमस मोटो देते हैं। कोई भी एक्शन कम्युनिटी लेवल पे मोरल है या इमोरल है, उसको जांचने के लिए वो एक मोटो देते हैं, वो एक पैरामीटर देते हैं जो ऐसा है कुछ, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। इफ एनी एक्शन इंक्रीजेस हैप्पीनेस फॉर लार्जर नंबर ऑफ पीपल, दैट एक्शन इज मोरल, अदरवाइज इट इज इमोरल। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे बेंथम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक पब्लिक पार्क बनाना है, किसी एक एरिया में पार्क बनाना है, तो उस पार्क को बनाने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा दैट विल लीड टू सम पेन। एक्शन जब भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ पेन होता है। हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं उसके कारण आउटकम आता है। हमारा जो एक्शन होता है कुछ पेन देता है, जो आउटकम होता है वो जनरली प्लेजर देता है। तो जो आउटकम से प्लेजर आ रहा है वो एक्शन से होने वाले पेन से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो फिर कहा जाएगा कि वो एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है। तो एकदम मैथ्स की तरह या साइंस की तरह वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेजर और पेन के कॉन्सेप्ट को। कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई एक्शन लिया, उस एक्शन के कारण आपको इतना यूनिट पेन मिला, तो जो उस एक्शन के कारण जो आउटकम है वो आउटकम से प्लेजर आना चाहिए और प्लेजर शुड बी मोर देन पेन। देन ओनली द एक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्शन ऑफ यूटिलिटी, बिकॉज यूटिलिटी ऑफ एनी एक्शन इज प्लेजर माइनस पेन। आपको किसी भी एक्शन से होने वाला जो पेन है और उसके आउटकम से होने वाला जो प्लेजर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है यूटिलिटी। एंड इफ यूटिलिटी इज पॉजिटिव, मतलब दैट एक्शन इज मोरल या गुड या राइट। इफ यूटिलिटी इज नेगेटिव, दैट मीन्स दैट एक्शन इज इमोरल या नॉट राइट या बैड। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक पब्लिक पार्क बनाना है। उस पब्लिक पार्क को बनाने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट को पैसा स्पेंड करना होगा, कुछ दुकानों को वहां से उस एरिया से खाली कराना होगा, कुछ लोगों को कुछ दिनों तक तकलीफ भी हो सकती है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उससे नॉइज होगा, तो कुछ लोगों को कुछ तकलीफ भी होगी कुछ टाइम के लिए। बेंथम कहते हैं कि लेट्स से कि वो पार्क को बनाने के दौरान जो एक्शन लिया गया उसमें कलेक्टिव पेन हुआ 20 यूनिट का, 20 यूनिट का। अब देखा जाएगा कि पार्क बनने के बाद जो प्लेजर मिला, कई सारे लोग वहां पे अब वॉक कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। चिल्ड्रन विल गेट अ सेफ
play area, overall air quality will improve, the community happiness increases. So suppose the pleasure is 120 unit because of that park. So overall जो utility of this action, that is of construction of public park, action है construction of public park and outcome है this park, जिस कारण से ये सब happiness मिल रहा है. एक्शन के कारण पेन हुआ, आउटकम के कारण प्लेजर मिल रहा है. प्लेजर है 120 यूनिट का, पेन है सिर्फ 20 यूनिट का, तो ओवरऑल यूटिलिटीज प्लेजर माइनस पेन, दैट इज 100 यूनिट इन पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस एक्शन इज जस्टिफाइड, दिस एक्शन इज मोरल, दिस एक्शन इज गुड, दिस एक्शन इज राइट. तो इस तरीके से अपनी यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दे करके बेंथम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जस्ट देते हैं इन हिज बुक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन. यूटिलिटी मतलब एक्शन से होने वाला पेन और आउटकम से होने वाला प्लेजर, दोनों का डिफरेंस जो है वो है यूटिलिटी. इफ द यूटिलिटी इज पॉजिटिव मतलब दैट एक्शन इज एथिकल, अदरवाइज दैट एक्शन इज अनएथिकल. या दूसरे शब्दों में कहें तो इफ दैट यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन एक्शन इज मोरल, अदरवाइज एक्शन इज इमोरल. बेंथम का ये जो तरीका है यूटिलिटी को डिफाइन करने का, प्लेजर माइनस पेन, इसी को कहा गया है फेलिसिफिक कैलकुलस. कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स, फेलिसिफिक मतलब प्लेन मैथमेटिक्स. बेंथम बिना घुमाए फिराए सीधी बात करते हैं कि कोई भी एक्शन फेयर है या अनफेयर है, मोरल है या इमोरल है, उसके लिए लेट्स डू या परफॉर्म फेलिसिफिक कैलकुलस, प्लेन मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स. उस एक्शन को करने के दौरान पेन कितना आया, उस एक्शन को करने के बाद प्लेजर कितना आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यूटिलिटी है. एंड इफ यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन दैट एक्शन इज मोरल. तो बेंथम का लक्ष्य ही था, उनका जीवन का मकसद ही था कि वो मोरालिटी की दुनिया में साइंस के तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स दें. मोरालिटी में भी देयर शुड बी अ क्लियर कट ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे हम तय कर पाए कि विच एक्शन इज मोरल, विच एक्शन इज इमोरल, एकदम साइंटिफिक बेसिस पे. और ऐसा क्यों वो चाहते थे? क्योंकि जिस दौर के वो इंसान थे वो दौर ही था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का. एंड ही बिलीव्ड कि मोरालिटी कुड आल्सो बी साइंटिफिक. उस प्रोसेस में उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी दी. पहला बेसिस था इंसान के इंडिविजुअल लेवल पे सोचने का तरीका कि हम सब चाहते हैं कि हमारा पेन कम हो, प्लेजर बढ़े. तो कम्युनिटी लेवल पे कोई एक्शन फेयर है या अनफेयर है, मोरल है या इमोरल है, उसके लिए वी मस्ट अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. And this is how he gave his utilitarian principle. बेंथम ने अपनी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को सिर्फ मोरालिटी की दुनिया तक सीमित नहीं रखा है. उन्होंने फिर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटी, गवर्नेंस, हर जगह इसको अप्लाई किया है. तो एक तरीके से आप देखिए तो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की जो फिलॉसफी है उसको कहीं ना कहीं गवर्नेंस या पॉलिसी मेकिंग के लिए ही दिया है. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाइड एज पर बेंथम. जब भी गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है तो रोड बनाना है एक जगह से दूसरे जगह. अब रोड बनाने में कुछ पेड़ काटने होंगे, कुछ लोगों को उनकी जगह से हटाना होगा, तो कुछ लोगों को तो पेन होगा, लेकिन कितने लोगों को प्लेजर मिलेगा वो भी देखना है. और अल्टीमेटली इफ यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन वो रोड बनाया जाना चाहिए. उसके लिए अगर लोगों को फोर्सफुली इवैक्यूएट करना पड़े, जो इलीगल तरीके से वहां पे कब्जा करके बैठे, तो वो भी करना चाहिए. जैसे असम के अंदर कई सारे जगह पे इवैक्यूएशन ड्राइव चल रहा है. यहाँ गुवाहाटी में सिलसाको बील के आसपास के एरिया को खाली कराया गया, इविक्शन ड्राइव कराया गया. तो बेंथम के आइडियाज को वहां अप्लाई किया जाए तो शायद से पाया जाएगा कि यूटिलिटी इज पॉजिटिव. जितने लोगों को पेन मिला उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों को प्लेजर मिलेगा. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर. बेंथम ने अपने इस यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फिर अलग अलग फील्ड में अप्लाई भी किया है. पॉलिटी के फील्ड में अप्लाई किया और बेंथम ने जस्टिफाई किया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल. क्योंकि डेमोक्रेसी में लार्जर नंबर ऑफ पीपल गेट लार्जर अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस. सो डेमोक्रेसी शुड बी फॉलोड बिकॉज इट इंक्रीजेस कलेक्टिव हैप्पीनेस. ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर मिलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में.
That is why democratic system with regular election, representative form of government, वन मैन वन वोट, इस तरीके के प्रिंसिपल्स, इस तरह के आइडियाज को जस्टिफाई किया है बेंथम ने ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। बेंथम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटी या गवर्नेंस है हिज सजेशन रिगार्डिंग कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। बेंथम जिस दौर के इंसान थे, उस वक्त ब्रिटेन के अंदर जो कानून थे वो काफ़ी स्कैटर्ड थे, काफ़ी इनकंसिस्टेंट थे। कुछ कानून पार्लियामेंट ने बनाए हुए थे, कुछ कानून वहाँ पे किंग ने बनाए हुए थे, कई सारे कानून एब्स्ट्रैक्ट थे और कंफ्यूजिंग थे। जैसे अभी तक भारत में आप देखिए लेबर लॉज को लेकर के कितना कंफ्यूजन था। देयर वर मोर देन 30 लेबर लॉज क्रिएटिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन। तो कानूनों के ऊपर भी ब्रिटेन के टाइम में, ब्रिटेन के अंदर 18th सेंचुरी में ये समस्या और ज़्यादा थी। ये समस्या आज भी देशों के अंदर है, जैसे मैंने भारत का एग्जाम्पल दिया। उस वक्त ये समस्या बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन के अंदर कि बहुत सारे कानून हैं, कंफ्यूजिंग तरीके से वो एक दूसरे को कभी कभार काउंटर भी कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी लॉज क्रिएटिंग अननेसेसरी एम्बिग्विटी इन द माइंड ऑफ पीपल। तो बेंथम ने कानून के ऊपर भी, लॉज के ऊपर भी अपना प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म अप्लाई किया कि कानून भी इस तरीके से होने चाहिए जिससे लोगों का हैप्पीनेस बढ़े और पेन रिड्यूस हो। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जरूरी है कि कानून को हम लोग कोडिफाई करें, सिंप्लीफाई करें, ताकि लोग उसको समझ पाए, उसको फॉलो कर पाए, जिससे उनका हैप्पीनेस बढ़े और कानून से होने वाला जो सफरिंग है वो कम से कम हो। सो गुड लॉज, बेंथम कहते हैं कि गुड लॉज, क्लियरली डिफाइंड लॉज आर गुड लॉज एंड गुड लॉज इंक्रीज हैप्पीनेस, while bad laws means confusing laws creates unnecessary suffering. That is why good laws या codified laws should be there, means the laws should be written, clear and rational, and unnecessarily ambiguity या confusion with respect to laws should be prevented. जैसे भारत में अभी किया गया, जो 39 लेबर लॉज थे उनको कोडिफाई करके 4 बेसिक लॉज में डाल लाया गया। तो कहीं ना कहीं क्या किया गया, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। इसके पीछे भी आइडिया ये है कि अच्छे लॉ रहेंगे, सिर्फ 4 लॉ रहेंगे तो उससे लोगों का हैप्पीनेस बढ़ेगा। अननेसेसरी कंफ्यूजिंग लॉ रहेंगे तो उनसे उनका पेन बढ़ेगा। तो पेन हैज टू बी रिड्यूस्ड, प्लेजर हैज टू बी इंक्रीज्ड। अब ये बात बेंथम कह रहे हैं अभी से लगभग 200 साल पहले, और बेंथम की बातें आपको अप्लाई होते हुए दिखेंगी। बेंथम्स आइडिया इज बिहाइंड इवन इन इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। जब ब्रिटेन के अंदर बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के कारण एक दौर चला ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ लॉज का, कि कानूनों को सिंप्लीफाई किया जाए, लीगल रैशनलाइजेशन का सिंप्लीफाई किया जाए, कोडिफाई किया जाए, तो जब ब्रिटेन के अंदर ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड हुआ कि लॉ शुड बी सिंप्लीफाइड, वेल कोडिफाइड, तो फिर उसका इम्पैक्ट भारत के अंदर भी देखने को मिला। बिकॉज इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो फिर ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर भी कानूनों को कोडिफाई करना शुरू किया। फिर बनाया गया इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। So it was Indian Penal Code of 1860 was strongly inspired by Bentham's utilitarian ideas कि the laws must be simplified, codified so that it increases pleasure, avoids unnecessary confusion which may be inflicting pain. So guided by the idea of greatest happiness for greatest number, laws were codified. Utilitarianism principle was applied on concept of punishment also. बेंथम ने कहा, देखिए बेंथम बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन ब्रिटिश पॉलिटिकल अरीना, और उनके जो सजेशंस हैं इट लिमिटेड नो लॉन्गर जस्ट टू मोरालिटी आइडियाज, कि मोरालिटी की दुनिया में राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा। वहाँ तक सिर्फ लिमिटेड नहीं रहे, उनके आइडिया जो हैं वो पॉलिटी और गवर्नेंस में भी अप्लाई हुए। आपने जैसे देखा ब्रिटेन के अंदर लॉज वे आर कोडिफाइड। नाउ बेंथम also made suggestions with respect to punishment system, कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पनिश किया जाता है, लेकिन पनिश क्यों किया जाता है, व्हाट इज द यूटिलिटी बिहाइंड इट। और बेंथम ने कहा कि पनिशमेंट सिस्टम के पीछे भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
या प्यूनिटिव मेजर जहां पे क्रिमिनल्स को पनिश किया जाता है, उसके पीछे भी आइडिया ये होना चाहिए कि इट शुड मैक्सिमाइज ग्रेटेस्ट नंबर फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्रिमिनल्स को हमें जेल के अंदर भी पीटते नहीं रहना है। मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि भाई किसी ने क्राइम किया है, अब उसको पकड़ के पीटते रहो, उसको हैरास करते रहो, टॉर्चर करते रहो, नो। टॉर्चर मीन्स सफरिंग, सफरिंग इज पेन, दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड, प्लेजर या हैप्पीनेस हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है, चोरी की है, मर्डर किया है मान लीजिए, तो इसका मतलब वो इंसान समाज के लिए खतरा है। उसको अगर समाज में खुला छोड़ दिया गया तो वो समाज में फिर से मर्डर कर सकता है, चोरी कर सकता है और समाज के अंदर पेन को बढ़ा सकता है। इसलिए उस इंसान को खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसको जेल में डालना होगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा उसके मूवमेंट को, और साथ ही साथ उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करनी होगी। जब तक वो सुधर नहीं जाता तब तक उसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अगेन गाइडेड बाय द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, दैट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन उसको जेल में डालने के बाद उसको टॉर्चर नहीं करना है, बिकॉज सफरिंग, किसी को भी सफरिंग दिया जा रहा है तो उसका पेन आप बढ़ा रहे हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के वो अगेंस्ट जा रहा है। जेल में अब आप उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जेल में आप उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, हरास नहीं करेंगे। सो पनिशमेंट शुड बी मिनिमल, जितना कम से कम हो सके उसको जेल के अंदर रखिए, लेकिन ये नहीं कि काल कोठरी में डाल दीजिए, यानी कि सॉलिटरी प्रिजन में डाल दीजिए। उसको जेल के अंदर रखिए, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से रखिए, उसको प्रिवेंट कीजिए कि दोबारा से क्राइम ना करे। लेकिन पनिशमेंट शुड नॉट बी रिवेंजफुल कि अच्छा तुमने मर्डर किया तुम्हारा भी मर्डर होना चाहिए। नो, प्रिजन्स शुड बी क्रिएटेड फॉर रिफॉर्म्स, नॉट फॉर पनिशमेंट, ताकि जो कॉन्सेप्ट है ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वो इवन इन यूनिटिव सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी अप्लाई हो पाए। और बेंथम के इसी सजेशन के बाद से जेल्स के अंदर रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हुई। आज के टाइम में अगर आप यूरोप के किसी जेल के बारे में देखोगे, आपने टीवी सीरीज में भी जरूर देखा होगा और ये रियलिटी है, झूठ नहीं है, यूरोप के जो जेल्स हैं वो हमारे यहाँ के कई सारे हॉस्टल से अच्छे हैं। खाना पीना साफ सुथरा बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो आइडिया है जेल के पीछे का वो ये नहीं है कि क्रिमिनल्स को वहाँ पे पनिश करने के लिए लाया गया है, वहाँ क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया है। लेकिन हाँ, उनको जेल में इसलिए रखा गया है, बाकी दुनिया से घुलने मिलने से इसलिए रोका गया है ताकि वो बाहरी दुनिया में जाएंगे अभी जब उनका दिमाग अभी थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट वाला है। तो अगर अभी के टाइम में उनको बाहर की दुनिया में घुलने मिलने दिया गया तो वो पेन दे सकते हैं बाहर की दुनिया को, उनके प्लेजर को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उनको जेल में रोका गया है। बट जेल के अंदर उनको पनिश करने के लिए नहीं, रिफॉर्म करने के लिए रखा गया है। सो बेंथम का जो आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, इट ऑल्सो चेंज्ड थ्योरीज रिगार्डिंग पनिशमेंट सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये आइडिया लगभग हर डेमोक्रेटिक कंट्री में फॉलो होता है, नाम के लिए ही सही। हमारे देश के अंदर भी जो हमारा जेल सिस्टम है उसके अंदर क्रिमिनल्स को इसलिए रखा जाता है ताकि उनको रिफॉर्म किया जा सके, ना कि उनको पनिश करने के लिए जेल में रखा जाता है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ की जेल की स्थिति ऐसी खराब है कि लोग जेल जाने के नाम से ही घबराते हैं, क्योंकि वो बहुत बदतर पनिशमेंट हो जाता है, ओवर क्राउडेड है एंड ऑल। बट जेल को बनाया गया है फॉर रिफॉर्म बट नॉट पनिशमेंट। हमारे यहाँ पे जेल में, किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जेल के अंदर क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये भी बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से ही आइडिया आता है। नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटमेंट रिगार्डिंग प्रिजनर्स इन द जेल, सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं है, इवन जेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो भी बेंथम ने सजेस्ट किया। और मजे की बात यह है कि लगभग हर देश में इंक्लूडिंग इंडिया में आज के टाइम में आपको जो जेल का स्ट्रक्चर दिखेगा वो बेंथम के सजेशन के हिसाब से ही बनाया गया है। बेंथम ने सजेस्ट किया कि जेल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम इंसान की जरूरत पड़े, कम से कम गार्ड की जरूरत पड़े, ज्यादा से ज्यादा कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए। यहां पे भी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, कम से कम रिसोर्स अप्लाई हो, लेस रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। इसके लिए बेंथम ने सजेस्ट किया कि जेल ऐसा सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलर टावर में होना चाहिए जेल,
जिसमें बीच में होना चाहिए वॉच टावर, और इस तरीके से प्रिजन सेल्स होने चाहिए जिसमें कैदियों को बंद रखा जाना चाहिए, और वॉच टावर पे लगा होना चाहिए एक लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट, और वो लाइट जो है वो रोटेट करता रहे प्रिजन सेल्स के ऊपर। तो किसी भी प्रिजन सेल के ऊपर जब ये लाइट पड़े, जैसे इसके ऊपर, तो यहां बैठा जो नाइट वॉचमैन है वो ये तो देख पाएगा कि सेल के अंदर जो प्रिजनर है वो वहां है कि नहीं, कहीं स्केप तो नहीं कर गया। लेकिन प्रिजनर ये नहीं देख पाएगा कि यहां वॉच टावर पे कितने गार्ड बैठे हैं, क्योंकि इतनी ब्राइट लाइट है। तो इससे होगा क्या कि अगर यहाँ पे एक भी गार्ड है, सिर्फ वन गार्ड भी है, तो उसको कोई देख नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि भाई एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी गार्ड ना हो, लेकिन इसको समझ नहीं आएगा, हो सकता है 10 गार्ड हो यहाँ पे। सो विथ मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स ऑल्सो, अब ये जो लाइट है ये रोटेट करते रहेगी, यहाँ के बाद यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो जिस भी सेल के ऊपर पड़ेगी वो तो वैसे भी नहीं देख पा रहा इसको कि यहाँ पे कितने गार्ड्स हैं, और बाकी लोग भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ अंधेरा है। सिर्फ लाइट जिस पे पड़ रही है उसी को देखा जा सकता है फ्रॉम द वॉच टावर। अदरवाइज ना प्रिजनर्स देख सकते हैं कि वॉच टावर पे कितने गार्ड हैं, ना ये जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, जिस प्रिजनर सेल के ऊपर, वो प्रिजनर भी देख नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट की यहाँ पे कितने गार्ड हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिया इसको कहा गया है पैन ऑप्टिकन जेल मॉडल। पैन मतलब ऑल राउंड, ऑप्टिकन मतलब देखना। एक सेंट्रलाइज टावर से आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये पैन ऑप्टिकन जेल मॉडल दिया बेंथम ने। यहां पे भी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है कि कम से कम गार्ड की मदद से ज्यादा हम लोग प्रिजन सेल पे नजर रख सकते हैं। मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। इससे क्या है, जेल इनमेट्स हमेशा ही डिसिप्लिन रहेंगे इवन विथ लेस नंबर ऑफ गार्ड्स, बिकॉज दे विल नेवर नो कि हाउ मेनी गार्ड्स आर हियर। सो लो कॉस्ट हाई इफेक्टिवनेस, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, यूटिलिटेरियन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन फॉर जेल। और बाद में यही कॉन्सेप्ट फिर स्कूल्स के लिए भी अप्लाई किया। तो जनरली आप देखोगे कि स्कूल्स का भी आज बिल्डिंग सर्कुलर होता है और जो मेन प्रिंसिपल ऑफिस होगा वो बीच में रहता है ताकि बच्चे डिसिप्लिन रहें कि भाई प्रिंसिपल सर देख रहे हैं बीच ऑफिस से। फैक्ट्रीज में भी जो सुपरवाइजर का ऑफिस होता है वो बीच में रहता है और फैक्ट्रीज को सर्कुलर तरीके से बनाया जाता है ताकि एक सुपरवाइजर चारों तरफ नजर रख पाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है इवन बिहाइंड द डिजाइन। तो इस तरीके से बेंथम ने जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी दी थी टू बी अप्लाइड इन द वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी, और वो चाहते थे कि यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी एक साइंटिफिक फिलॉसफी बने जो मोरालिटी की दुनिया में सही और गलत को साइंटिफिक तरीके से और यूनिवर्सल तरीके से डिफाइन करने में मदद करे। उसको उन्होंने पॉलिटी और गवर्नेंस के फील्ड में भी अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि इसी से ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर होता है। उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जेल के रिफॉर्म्स की भी बात की कि जेल को बनाया जाना चाहिए या जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल के लिए होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट जस्ट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड जेल्स, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द जेल्स where he has again applied his concept of utilitarianism। कैसे कम से कम रिसोर्स से ज्यादा आउटकम निकाला जाए। यूटिलिटी मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच का अंतर। तो इनपुट है एक सोल्जर, आउटपुट है इतने सारे कैदियों पे नजर रखना। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का अंतर ज्यादा से ज्यादा हो जाता है व्हेन यू यूज दिस पैन ऑप्टिकन जेल मॉडल। तो इस तरीके से बेंथम वाज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। एकदम उनको लगने लगा था कि मैंने एकदम परफेक्ट थ्योरी दे दी है यूटिलिटेरियनिज्म की। ही वाज सो ऑब्सेस्ड, सो कमिटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कि स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। कोई काम करो वो कहेंगे इसमें फायदा क्या है, फायदा नहीं तो ये काम बेकार है। अब उन्होंने लगभग हर चीज को ही क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, फायदा क्या है, बिकॉज ही बिकेम पॉपुलर आफ्टर गिविंग हिज यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल एंड देन he got obsessed with the idea of utilitarianism and then he started questioning natural rights and natural laws। जो concepts हॉब्स ने या लॉक ने दिए थे नेचुरल राइट्स के,
even in the state of nature. State of nature means even when there was no state, people enjoyed natural rights and some of the laws were being followed by people even during state of nature, जिसको नाम दिया गया natural law. तो लॉ क्या कहते हैं कि natural rights of life, liberty and property were respected by people even during state of nature. And people had some natural laws inbuilt in their reasoning, in their way of thinking, even at the time of state of nature. So Locke has talked about natural rights and natural law. Even Hobbes has talked about natural rights and natural law. अब बेंथम क्या कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं. ये जो नेचुरल राइट्स है या नेचुरल लॉ है, ये सब वेग आइडियाज हैं एंड दे मस्ट बी रिजेक्टेड. व्हाई रिजेक्टेड? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. इनका अगर यूटिलिटी देखा जाए तो इनसे पेन ज्यादा होगा, प्लेजर कम मिलेगा. ऐसा क्यों? बेंथम कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं नेचुरल राइट्स या नेचुरल लॉज के, दे विल क्रिएट केओस इन सोसाइटी. अब हर आदमी कहेगा कि मेरे हिसाब से जी देखो, रात भर भजन कीर्तन करना या मस्जिद में अजान करना, जो भी है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करना, मैं रात भर स्पीकर पे गाने बजाऊंगा क्योंकि ये मेरा नेचुरल राइट है भक्ति करना, और भक्ति मैं करता हूं, जोर जोर से करता हूं जी, ये मेरा नेचुरल राइट है, नेचर ने मुझे राइट दिया. तो बेसिकली द मोमेंट यू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट विच इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर. नेचुरल राइट मीन्स व्हाट? इट इज नाइदर डिफाइंड बाय एनी गवर्नमेंट. Natural law means what? It has not been framed by any government, but it was there even in the state of nature. अब they are so vague, open to interpretation, that anyone can say that this is my natural right. जैसे let us apply in the real sense. दिल्ली के अंदर शाहीन बाग एक एरिया है, वहां पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़क को जाम करके. वो कह रहे थे कि हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ये हमारा राइट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहां लिखा है ऐसा? तो देन दे ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ये बात ठीक है, लेकिन कहां प्रोटेस्ट करना है? जहां मर्जी आए वहां प्रोटेस्ट करें, ये आपका अधिकार नहीं. आप किसी एक पार्क में जाकर के प्रोटेस्ट कीजिए, जैसे जिससे बाकी लोगों की लाइफ हैम्पर ना हो. रोड जाम करके आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. तो आई जस्ट होप आप समझ रहे हैं कि बेंथम ने कहा कि जो नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज का कॉन्सेप्ट है, दे मस्ट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बिकॉज दे कैन क्रिएट मोर सफरिंग, मोर पेन, बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग केओस रादर देन क्रिएटिंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस. हर आदमी जिसको जो मर्जी आएगा वो कहेगा कि ये है मेरा नेचुरल राइट, ये था नेचुरल लॉ इवन फॉलो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ नेचर. इस कारण से उसको तो मजा आ रहा है, वो रात भर भक्ति कीर्तन कर रहा है, लेकिन सोसाइटी के अंदर 100 लोगों को सोने नहीं दे रहा वो. तो प्लेजर एक आदमी को मिला, पेन 100 लोगों को मिला. ओवरऑल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. सो इस कारण से बेंथम रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉज. ही सेड दैट दीज आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. He was legal positivist. Legal positivist means he believed only in those rights या those laws which have been properly defined by the government. संविधान है या एक प्रॉपर कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसी में वो बिलीव करते थे. कानून की मदद से अगर कोई राइट्स दिए गए हैं, जैसे भारत में संविधान की मदद से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उसको मानेंगे बेंथम. ऐसे लोगों का आ जाता है लीगल पॉजिटिविस्ट्स हु बिलीव इन पॉजिटिव लॉ मेड बाय द स्टेट. Bentham was so much obsessed with his philosophy of utilitarianism कि he started rejecting all the religious and social rituals. Bentham जैसा आदमी रहेगा तो कहेगा कि क्या फायदा है होली मना करके, इतना पानी बर्बाद होता है, क्या फायदा दिवाली मना करके, इसमें एयर पॉल्यूशन होता है, इतना पैसा खर्च होता है पटाखे फोड़ने में. वो हर चीज में फायदा नुकसान यूटिलिटी ढूंढने लगे. देखिए उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को किस लेवल तक स्ट्रेच किया. उन्होंने कहा कि यार मर जाने के बाद इंसान को दफनाया क्यों जाता है, क्या फायदा उससे, वेस्टेज है पूरा बॉडी का. लोगों ने कहा मरने के बाद बॉडी का क्या फायदा? बोले फायदा है, डोनेट कर दो बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी को प्रिजर्व करके रखो, इससे मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल्स में दे दो, वहां पे पढ़ाई करने में काम आएगा. सो ही इवन क्वेश्चनड ट्रेडिशनल बेरियल प्रैक्टिसेस. उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया साफ साफ कि भाई मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी बॉडी को तो तुम लोग बैरी मत करना,
बिकॉज आई डोंट थिंक ये जो सोशल रिचुअल है या रिलीजियस रिचुअल है ऑफ बेरिंग द बॉडी, इसका कोई यूटिलिटी है। तो ही स्ट्रेच यूटिलिटी टू दैट लेवल, और उनकी इच्छा थी कि हिज बॉडी शुड नॉट बी बेरिड, हिज बॉडी शुड बी मेंटेन्ड, ताकि लोगों को याद आता रहे, जब भी उनकी बॉडी को लोग देखें तो लोगों को यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल याद आती रहे। ये कम से कम यूटिलिटी होगा उनकी बॉडी का, कि वो लोगों को यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल याद दिलाएंगे इवन आफ्टर हिज डेथ। और इस कारण से उन्होंने कहा कि माई बॉडी शुड बी प्रिजर्व्ड, एंड हिज बॉडी स्टिल डे प्रिजर्व्ड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। के बॉडी का इस बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसको कहा जाता है ऑटो आइकॉन। हेड जो है वैक्स का लगाया गया, क्योंकि हेड टूट के अलग हो गया था, तो बाद में सर को अलग रख दिया गया और ऊपर में वैक्स का हेड लगाया गया। तो दिस बॉडी स्ट्रक्चर trunk part is known as auto icon of Bentham, which is maintained at University College London till day. So that was his height of utilitarianism. He took utilitarianism to that level. अब थोड़ा सा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है वो तो हमने देखा, जेरेमी बेंथम ने मोरालिटी की दुनिया को साइंटिफिक बनाने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी दी, फिर उसको पॉलिटी और गवर्नेंस में अप्लाई किया, इवन आर्किटेक्चर में अप्लाई किया कि ऐसा बनना चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा यूटिलिटी हो, कम से कम इनपुट में ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट निकले। और यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट किया, इवन रिलीजियस एंड सोशल रिचुअल्स को भी रिजेक्ट किया। अब यूटिलिटेरियनिज्म की जो प्रिंसिपल है वो एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म के साथ बहुत हद तक अलाइन होती है। एडम स्मिथ का जो कैपिटलिज्म है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, या उनका मार्केट मॉडल जो है, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, राइट? मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कैन हैपन व्हेन यू डू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस, या दूसरे शब्दों में कहें तो मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। जिन बच्चों ने भी मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स की पहली क्लास को याद करने की कोशिश कीजिए। एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। उनका जो मार्केट मॉडल है या कैपिटलिस्टिक मॉडल है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट करना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। और मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कब होगा? जब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस किया जाए। तो होता क्या है कि यह है जैसे डिमांड कर्व। कंज्यूमर चाहता है कि उसको कोई भी सामान सस्ता से सस्ता मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाए वो सामान। तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि आपने वो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आप याद कर पा रहे हो। तो कंज्यूमर तो चाहेगा कि यहाँ पे हो ट्रांजैक्शन, वो सस्ता से सस्ता खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे। ये है सप्लाई कर्व, ये है सप्लायर की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता हुआ कर्व। सप्लायर तो चाहेगा कि वो महंगा से महंगा बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बताता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब ट्रांजैक्शन होता है तो इट लीड्स टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ओवरऑल। तो मार्केट मॉडल ऑल्सो फोकसेज ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ओवरऑल, एंड यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल ऑफ बेंथम तो ऑल्सो ऑफ कोर्स फोकसेज ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस टू द मैक्सिमम इज मेन गोल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल ऑफ बेंथम एंड कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का क्लासिकल कैपिटलिज्म पहले दिया गया, 1776 में उनकी किताब लिखी गई थी नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनके कैपिटलिस्टिक मॉडल को विच वाज जस्ट एन इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल था, उसको मोरल लॉजिक, मोरल बेसिस, लॉजिकल फाउंडेशन प्रोवाइड किया बेंथम का यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। बेंथम ने बताया कि व्हाई यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई यूटिलिटी शुड बी फॉलोड, एंड इफ यू practice economic model around the concept of utility, then of course the capitalist model या market model becomes the best model. तो एडम स्मिथ का थ्योरी पहले आया, लेकिन that was just an economic theory. इकोनॉमिक थ्योरी को फिर एक लॉजिकल बेस, मोरल एंड फिलोसॉफिकल बेस प्रोवाइड किया बेंथम का यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। बेंथम ने कहा कि यस, प्रॉफिट मोटिव इज गुड। हर आदमी जब प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस करेगा तो उस चक्कर में इनोवेशन करता है। इनोवेशन से क्या होता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। समाज को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मिलते हैं।
प्रॉपर्टी राइट्स जो कैपिटलिस्टिक मॉडल का कोर आइडिया है, बेंथम भी इसको सपोर्ट करते हैं कि यस पीपल शुड बी अलाउड टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, हर इंसान को काम करने की इच्छा होती है, ज्यादा से ज्यादा जब काम करता है तो समाज में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट होते हैं, इट क्रिएट्स ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो रहा है, इनोवेशन क्रिएट हो रहा है, तो ओवरऑल हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट हो रहा है। तो मुद्दा यह है कि बेंथम अप्लाइड हिज यूटिलिटेरियनिज्म टू पॉलिटी गवर्नेंस एज वेल एज in the field of economy and provided philosophical justification to Adam Smith's market model। अब हम लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म देखते हैं बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म का। बेंथम जैसा कि अब आप देख रहे हैं, he got over obsessed with idea of utilitarianism। और यूटिलिटेरियनिज्म क्या कोर पर्पस क्या है कि हर एक इंसान अपना प्लेजर बढ़ाना चाहता है और पेन को घटाना चाहता है। ही स्टार्टेड हिज बुक विद द ओपनिंग लाइन कि मैन इज सब्जेक्टेड टू टू सोवरेन मास्टर्स, प्लेजर एंड पेन। वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्लेजर एंड रिड्यूस आवर पेन। तो इसका क्रिटिसिज्म ऐसे देखा जाना शुरू किया गया कि यार क्या इंसान बस प्लेजर सीकिंग मशीन है। क्रिटिक्स कहने लगे कि यू हैव रिड्यूस्ड ह्यूमंस टू अ प्लेजर सीकिंग मशीन, या एक प्लेजर सीकिंग एंटिटी। क्या मोरालिटी के फैसले सिर्फ प्लेजर के बेसिस पे होने चाहिए? अगर कोई एक्शन से हमको मजा आया तो वो मोरल होगा, नहीं आया तो इमोरल होगा। तो बेंथम ने कहा कि नहीं नहीं, इंडिविजुअल के लेवल पे थोड़ी मैं बात कर रहा हूं, समाज के लेवल पे बात कर रहा हूं। समाज के लेवल पे अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा लगा तो वो मोरल होगा, नहीं तो इमोरल होगा। तो काउंटर सवाल ये होगा आज के कॉन्टेक्स्ट में, मान लीजिए समाज में अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब पी करके अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वल्गर गंदे गाने सुन करके अच्छा लग रहा है, तो क्या उस एक्शन को कहा जाएगा कि अच्छा एक्शन है, मोरल एक्शन है? तो अब प्लेजर के नेचर में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्रिटिक्स कि सर प्लेजर मिलना काफी नहीं है, किस तरीके का प्लेजर है वो भी सोचिए। और इंसान जो है वो सिर्फ प्लेजर का भूखा नहीं होता है। इंसान के लिए मोरालिटी शुड नॉट बी डिसाइडेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर। तो बेंथम के आइडियाज को अब इस एंगल से क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया कि क्या इंसान सिर्फ प्लेजर सीक करने वाला एंटिटी है? आर वी प्लेजर सीकिंग मशीन? अगर कोई एक्शन जो है वो हमें सेंसुअल एंजॉयमेंट दे रहा है, प्लेजर दे रहा है, तो वो मोरल कहा जाएगा, नहीं तो इमोरल कहा जाएगा। तो मतलब जो भी हम त्याग करते हैं, महात्मा गांधी ने जो त्याग किया देश को आजाद कराने के लिए, क्या हुआ महात्मा गांधी के लेवल पे वो इमोरल एक्शन था? या देश के तमाम लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने सत्याग्रह किया, उनको तो इंडिपेंडेंस का फायदा नहीं मिला ना। तो क्या उन लोगों ने अपने लेवल पे इमोरल एक्टिविटी की? नहीं, सत्याग्रह वाज क्वाइट अ मोरल एक्टिविटी। पहला क्रिटिसिज्म ये हुआ कि वी ह्यूमंस शुड नॉट बी just seen as a pleasure seeking machine, and to say that if any action yields pleasure then that action is moral। तब तो फिर गंदे गाने बजाना, शराब पीना समाज में, उन सबको भी मोरल कहा जाना चाहिए, बट दे शुड नॉट बी लॉजिकली। उसके अलावा बेंथम ने एक और बात की थी, उन्होंने प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में कोई अंतर नहीं किया था। उनके हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक हायर लेवल ऑफ या इंटेलेक्चुअल प्लेजर विच शुड बी कॉल्ड हैप्पीनेस। उनके हिसाब से ऑल प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली अलाइक, सब एक जैसे ही है क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी में कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई प्लेजर थोड़ा हायर क्वांटिटी का हो सकता है, कोई कम क्वांटिटी का हो सकता है। जैसे कि आपको रसगुल्ला खाने में मजा आया, ईटिंग स्वीट्स, वो भी प्लेजरेबल है। रीडिंग ए बुक दैट इज ऑल्सो प्लेजरेबल। हो सकता है कि आपको बुक पढ़ने में ज्यादा मजा आए, रसगुल्ला खाने में कम मजा आए। वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी, सब प्लेजरेबल है, सबका नेचर प्लेजर का एक ही जैसा है। अंतर हो सकता है तो उनके इंटेंसिटी में या ड्यूरेशन में, मतलब कि ऑल प्लेजर्स आर क्वालिटेटिवली अलाइक, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। इसी कॉन्टेक्स्ट में बेंथम का एक पॉपुलर कोट है, पोएट्री इज लाइक पुष्पिन। पुष्पिन वाज अ गेम played in England those days
मतलब लूडो जैसा खेल मान लीजिए, पुष्पिन, उसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगता, कोई बहुत लॉजिक नहीं है। तो बोले, बेंथम ने कहा पोएट्री पढ़ना और पुष्पिन खेलना एक जैसा ही है, तो बहुत मतलब अंतर नहीं है। अब कुछ लोग सुन करके भड़क जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो यार, मतलब रसगुल्ला खाना और माता पिता की सेवा करना एक जैसा है? ब्लड डोनेट करना, उससे भी हमें अच्छा महसूस होता है, और कॉमेडी मूवी देखना उसमें भी अच्छा महसूस करते हैं, दोनों एक जैसा है? तो सम पीपल सिंपली डू नॉट एक्सेप्ट दिस कि ऑल प्लेजर्स आर सिमिलर। Many people, we intuitively believe that pleasures are qualitatively alike also. Some pleasures are of higher level, different, and those pleasures should be called happiness. अब देखिए, बेंथम को इतना बेवकूफ इंसान नहीं है कि वो कह देगा कि सारे प्लेजर एक जैसे हैं, और उसी के बेसिस पे उसने अपना फिलोसफिक कैलकुलस भी बनाया था कि अगर इतना पेन मिला, इतना यूनिट पेन मिला, इतना यूनिट प्लेजर मिला, तो सबको जोड़ करके हम यूटिलिटी देख ले, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेंथम इतना बेवकूफ नहीं है कि वो, उसको नहीं पता है कि प्लेजर अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन बेंथम चाहते थे कि अपनी थ्योरी को एकदम साइंटिफिक बनाए, प्रैक्टिकल बनाए, और उसके लिए जरूरी था कि सबको एक यूनिट में, हर तरीके के प्लेजर को एक यूनिट में वो कन्वर्ट करे। इवन प्लेजर एंड पेन आर ऑफ सिमिलर टाइप बट ऑफ अपोजिट मैग्नीट्यूड। नेगेटिव ऑफ प्लेजर इज पेन, या नेगेटिव ऑफ पेन इज प्लेजर। जैसे नेगेटिव ऑफ प्रॉफिट इज लॉस, या नेगेटिव ऑफ लॉस इज प्रॉफिट, वैसे ही वो बेंथम चाहते एकदम मैथमेटिक्स की तरह बना दिया जाए मोरालिटी की दुनिया को। अदरवाइज अगर आप प्लेजर और हैप्पीनेस को अलग अलग काउंट करेंगे, तब फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। कैसे, समझिए। एप्लीकेशन देखिए, बेंथम का आइडिया आज भी कैसे अप्लाई होता है इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं कोई ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, सरकार क्या अनाउंस करती है? मरने वाले के परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए, जिनके परिवार के लोग जख्मी हुए हैं, जख्मी इंसान को 10-10 लाख रुपए, किसी को कोई थोड़ी चोट आई है तो 2-2 लाख रुपए। इसके पीछे का आइडिया क्या है कि मरने के कारण, आप परिवारजनों के मरने के कारण हुआ पेन, उस पेन को कंपनसेट करने के लिए 1 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा कंपनसेशन के तौर पे, जिससे प्लेजर आएगा, तो प्लेजर पेन को कंपनसेट कर देगा और मामला हो जाएगा इवन। सोच करके कितना चिढ़ आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना, कि ये क्या बकवास बात हुई। कोई इंसान मर गया और उसके बदले में तुम पैसे दे करके कह रहे हो कि मामला कंपनसेट हो गया। जैसे कोविड के टाइम में ही सरकार ने मरने वाले के परिवारजनों को कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दिया। अब कहोगे कि खासकर जो लोग ड्यूटी के दौरान जिनकी डेथ हुई, पुलिस में हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, अब परिवारजनों को कितना गुस्सा आएगा कि ये क्या बात हुई, मरने की सफरिंग को तुम कंपनसेट कर रहे हो पैसे के पेन, पैसे के प्लेजर से। दिस टू थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। लेकिन आप ही बताइए, और ऑप्शन क्या है सरकार के पास? व्हाट इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो है नहीं भाई, मरने वाले को दोबारा सरकार तो ला नहीं सकती। तो अब एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बचता है कि उसके बदले में सरकार कुछ पैसे से कंपनसेट करे। जो पेन हुआ है या सफरिंग हुआ है, ये जो पेन हुआ है या सफरिंग हुआ है बिकॉज ऑफ डेथ, उसको प्लेजर से वो कंपनसेट करे। अब यहां पे अगर कोई कहे कि ये जो पेन है इसका नेचर ही अलग है, ये जो सफरिंग है उसका नेचर ही अलग है, वो पैसा उसको कंपनसेट नहीं कर सकते या कोई भी चीज उसको कंपनसेट नहीं कर सकती, फिर तो कोई पब्लिक पॉलिसी बन ही नहीं पाएगी। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि बेंथम भी इतना बेवकूफ इंसान नहीं था कि वो कह दे कि पोएट्री इज लाइक पुष्पिन। ही ऑल्सो अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लूडो खेलना और पोएट्री पढ़ना दोनों में अंतर है, लेकिन बेंथम फॉर थ्योरेटिकल पर्पस, फॉर मेंटेनिंग द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ हिज थ्योरी, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। क्योंकि अगर दोनों में अंतर कर दिया तो फिर गवर्नेंस में यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को अप्लाई करना नामुमकिन हो जाएगा। वो जो फिलोसफिक कैलकुलस है, आप कैसे, आपको इंसान कहेगा कि आप मेरे दुख को नहीं समझ सकते, मेरी जमीन खाली कराई जा रही है, इस जमीन से मेरा लगाव है, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पे इस जमीन पे खेती की है। अब वो बोले कि मेरा पेन अलग टाइप का है, उसको किसी भी पैसे से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। अब सरकार मुआवजा देने को तैयार है कि भाई जमीन खाली करो, पैसा दे रहे हैं,
मार्केट रेट से 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं, कह रहा मैं नहीं लूंगा। अब इस चक्कर में तो कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो बेंथम वांटेड टू मेक हिज थ्योरी प्रैक्टिकल, और जब भी कोई इंसान प्रैक्टिकली थ्योरी देना चाहता है कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़े, तो थोड़ा बहुत वो कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करता है इन रैशनल एरियाज, इन इंटेलेक्चुअल एरियाज। जैसे अरिस्टोटल ने कहीं कहीं पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वीमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया या स्लेव्स को नहीं दिया, जस्ट टू मेक हिज थ्योरी प्रैक्टिकल। वैसे ही बेंथम वांटेड टू मेक हिज थ्योरी प्रैक्टिकल, यूटिलिटेरियन थ्योरी। बट क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स ने यह बात पकड़ ली कि भाई तुम्हारे लिए हर तरीके का प्लेजर एक जैसा है, हैप्पीनेस और प्लेजर में कोई अंतर नहीं है, हर तरीके का पेन एक जैसा है। और क्रिटिक्स ने बेंथम को खूब क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसको इस हद तक कहा गया कि इट इज अ पिग्स फिलॉसफी। बेंथम के सबसे बड़े क्रिटिक हुए थॉमस कार्लाइल, और बाद में बेंथम के ही स्टूडेंट थे जेएस मिल, जो बेंथम के साथ मिल करके यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को आगे ले जा रहे थे। एंड जेएस मिल हिमसेल्फ बिकेम लेटर ऑन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ बेंथम। तो जैसा रिलेशन है प्लेटो और एरिस्टोटल का, प्लेटो was teacher of Aristotle, but Aristotle later on became one of the critic of Plato. वैसा ही रिलेशन है बेंथम का और जेएस मिल का। जेएस मिल was student of Bentham, later on जेएस मिल became critic of Bentham. ये दोनों कहते हैं कि बेंथम्स थ्योरीज या यूटिलिटेरियनिज्म इज पिग्स फिलॉसफी। बोले ऐसा क्यों, वाई पिग? बोले देखो सुअर क्या होता है, पिग क्या करता है? पिग भी तो खाली हैप्पीनेस ढूंढता है, मतलब हैप्पीनेस भी, आई एम सो सॉरी, प्लेजर ढूंढता है। पिग भी प्लेजर ढूंढता है, फूड ढूंढेगा, खाना ढूंढेगा, रेस्ट ढूंढेगा, कंफर्ट ढूंढेगा, मीटिंग ढूंढेगा। तो पिग के जीवन में जो मैक्सिमम पर्पस है उसका, वो है प्लेजर। उसके जीवन का पर्पस ही है प्लेजर ढूंढना। और बेंथम ने एक इंसान को पिग के लेवल तक गिरा दिया है जब वो कहते हैं कि इंसान के जीवन का मकसद भी है प्लेजर ढूंढना। और उन्होंने प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में कोई अंतर किया नहीं है, यानी कि उनके लिए प्लेजर जो है वो बॉडीली प्लेजर ही है, जस्ट लाइक पिग्स। तो जैसे पिग्स के जीवन का मकसद है प्लेजर, वैसे ही क्रिटिक्स कहते हैं कि बेंथम के हिसाब से इंसानों के जीवन का मकसद भी है सिर्फ सर्च ऑफ प्लेजर। सो वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि बेंथम हैज डिग्रेडेड ह्यूमंस टू द लेवल ऑफ पिग्स। भाई हम इंसान पोएट्री एंजॉय कर सकते हैं, हम इंसान सैक्रिफाइस, त्याग करके भी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। अब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वर दे लुकिंग फॉर प्लेजर? नो, बट वेर दे नॉट हैप्पी, वेर दे नॉट मोरल? दे वर नॉट लीडिंग लाइफ ऑफ पिग। लेकिन बेंथम की थ्योरी फॉलो करने से होगा क्या, समाज का हर इंसान एक सुअर बन जाएगा, और सुअर की तरह वो बस प्लेजर 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 ही सीख करेगा। उसको प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच का भी अंतर नहीं समझ में आएगा। कोई हायर एक्टिविटी, लोगों की मदद करना, ब्लड डोनेट करना, ऐसी चीजें उसके लिए मायने ही नहीं रखेंगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जेएस मिल जो स्टूडेंट हैं बेंथम के, वो उनको बेंथम को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड। एक ह्यूमन बीइंग क्या है, अलग अलग थ्योरीज पढ़ रहा है, अलग अलग किताबें पढ़ रहा है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, थॉमस एडिसन कितने बार फेल हुए तो कितने परेशान रहे होंगे। न्यूटन, एप्पल गिरा, परेशान है कि यार ये क्यों गिरा, क्यों गिरा। तो ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन ए पिग सैटिस्फाइड, दैट काइंड ऑफ ह्यूमन इज मच बेटर। जो परेशान है कुछ हायर आइडियाज को ढूंढने में, दैट काइंड ऑफ ह्यूमन इज मच बेटर देन ए ह्यूमन जो खा पी करके एकदम मौज कर रहा है। वैसा इंसान तो पिग जैसा इंसान है, काफी सेटिस्फाइड है, लेकिन उससे काफी बेहतर है वो इंसान जो सच में इंसान की तरह जी रहा है और सोच रहा है, हायर आइडियाज को अचीव कर रहा है, हैप्पीनेस सर्च कर रहा है, कुछ नई चीजें खोज रहा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड। तो जब आप वाकई तौर पे इंसान की तरह सोचते हैं तो आप अपने आप को सिर्फ प्लेजर तक नहीं रोकते हैं, आप हायर आइडियाज को ढूंढते हैं। वहां पे आप त्याग करते हैं, अहिंसा, सत्याग्रह। सुभाष चंद्र बोस ने पूरी अपनी सिविल सर्विसेज की नौकरी त्याग करके कहां कहां घूमे भटके देश को आजाद कराने के लिए। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग
डिससेटिस्फाइड। महात्मा गांधी जो है नोआखली में राइट्स दंगे रोकने के लिए खड़े थे, इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दीज ह्यूमन बींग्स दो डिससेटिस्फाइड आर बेटर देन दोज ह्यूमन बींग्स हु आर सेटिस्फाइड। बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दीज आर लाइक ह्यूमन बींग्स बट लीडिंग लाइफ ऑफ पिग। सो दीज पीपल आर ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड इट बेटर देन पिग सेटिस्फाइड। ऐसा कहा J.S. मिल ने while criticizing बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। और J.S. मिल ने अपनी यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी दी। J.S. मिल की यूटिलिटेरियनिज्म को कहा जाता है रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। उन्होंने बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को कहा कि वो क्रूड यूटिलिटेरियनिज्म है, उसको इंप्रूव करते हुए ही गेव द थ्योरी ऑफ रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। वी हैव रीच टू द फाइनल पेज। एक बार फिर से समरी पेज देखते हैं, जो लास्ट वीडियो में भी जहां पे हमने खत्म किया था, एक बार फिर से देखते हैं। जॉन लॉक लेड फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म वेयर life, liberty and property were considered natural rights which could not be taken away even by the government. So he laid foundation for a limited state which must follow the concept of due process of law. So John Locke laid philosophical base for a limited government. Limited government मतलब एक तरीके से laissez-faire का concept। जॉन लॉक ने कैसे फिलोसॉफिकल बेस प्रोवाइड किया एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म के लिए, वो हमने देखा। जॉन लॉक के थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन बींग्स आर रैशनल। उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए कैपिटलिज्म की थ्योरी दी एडम स्मिथ ने कि रैशनल ह्यूमंस कैन थिंक फॉर देयर बेस्ट इन द मार्केट एंड दे विल डू हिट एंड ट्रायल एंड गो फॉर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जॉन लॉक की थ्योरी एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है। एसेंशियली आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल फिलोसफी है। उसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में अप्लाई करके एडम स्मिथ ने दिया इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटलिज्म। आज हमने देखा कि हाउ जेरेमी बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म एंड कैपिटलिज्म अलाइन विथ ईच अदर, क्योंकि कैपिटलिज्म या मार्केट मॉडल में भी फोकस है ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जेरेमी बेंथम आल्सो फोकसेज ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहां पे भी यूटिलिटी है वो एक्शन जस्टिफाइड है, यूटिलिटी नहीं है तो एक्शन जस्टिफाइड नहीं है। सो बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एडम स्मिथ की थ्योरी को बाद में जेरेमी बेंथम ने कॉम्प्लीमेंट किया है एंड दैट इज हाउ क्लासिकल कैपिटलिज्म गिवन बाय एडम स्मिथ पीक बाय मिड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के आसपास कैपिटलिज्म पीक किया। साथ ही साथ क्या आया था, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो कैपिटलिज्म पीक कर रहा है, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ रहा है, नतीजा हुआ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। और ऐसे हालत में एक इंसान आए J.S. मिल, स्टूडेंट ऑफ बेंथम, and now exploitation of workers was happening, and because of this J.S. Mill suggested reforms in liberalism of John Locke. He suggested reforms in capitalism of Adam Smith as well as reforms in utilitarianism of Jeremy Bentham. So tomorrow we'll be starting with utilitarianism of J.S. Mill, how he will criticize Bentham. थोड़ा सा तो आइडिया हमने देख ही लिया। J.S. मिल ने अपने यूटिलिटेरियनिज्म को कहा है रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स हो रहा था उसके अगेंस्ट एक ये तो हुआ रिफॉर्म, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज। उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्यूशनरी या रिएक्शनरी मूवमेंट लेकर के आए कार्ल मार्क्स एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो वंस वी आर डन विद J.S. मिल, देन उसके बाद अगले थिंकर होंगे कार्ल मार्क्स। तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद J.S. मिल एंड हिज थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म।